रौनक के अवतार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। तवारी टावर से हमारे पास आए हैं शेफ़ और वो बनाने ज़बरदस्त किस्म के चिकन। उन्होंने उसको मैरिनेट करके स्टिक्स में लगा दिया था ब्रेक में। अब हम उससे आगे वाले स्टेप पर जाएंगे। जी शेफ़, अब हम क्या करने वाले हैं? ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के बाद इसको मैंने स्कीवर में भरा और यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसमें हम गरम करेंगे, इसमें पकाना शुरू कर देंगे। और ये साथ में मैंने वेजिटेबल कुछ काटी हुई है। और कौन क्या क्या है? कैप्सिकम है, टमाटर है और प्याज है। इसको हम लास्ट मोमेंट पे सौते करेंगे और ये चिकन के साथ सर्व कर देंगे। अच्छा, वैसे आपने क्या है, टमाटर है, कैप्सिकम और प्याज, तीन डिफरेंट कलर। तो इसमें हम बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं? मर्जी होती है, वैसे अमूमन ज़्यादातर जो है लोग यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, वो ये कलर के लिए कलरफुल है ना, कंट्रास्ट में अच्छा लगता है। जी, ठीक हो गया। और ये कितना टाइम लेगा पकाने के लिए लगभग? मुश्किल से 6 मिनट 7 मिनट में हमारी ये चिकन तैयार हो जाएगी। ओके, 6 से 7 मिनट में। अच्छा शेफ़, मेरा एक सवाल है, मैं भी सोच रही थी, मैंने सोचा फिर आपसे मैं ऑन एयर ही इस बारे में पूछूं। आप जिस सॉस का जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि इसका जो जायका है, जो इसका टेस्ट है, वो इतना इंटेंस है कि उसको माइल्ड करने के लिए आप दही और योगर्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। योगर्ट का और लेमन जूस का इस्तेमाल करना लाजमी है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर होता है ना कि नहीं मिलती कोई चीज़, दही नहीं मिला तो हमने खाली ये सॉस डाल दिया और वो अच्छा नहीं बना। तो आप ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तभी ये जो डिश का जायका ये निकल कर आएगा। एक्चुअली ताइना सॉस के अंदर योगर्ट डालना इसलिए ज़रूरी है और लेमन जूस डालना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, कड़वाहट जिसको कड़वाहट यानी शो कर रहा होता है, तो उसको माइल्ड करने के लिए हम लोग योगर्ट और लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ईजिली खा सकते हैं इसको। अच्छा, तो भाई आप सब सुन लें प्लीज़, जो लोग बनाना चाहते हैं ना ये, तो उसके अंदर योगर्ट और लेमन जूस लाजमी ऐड करना है सॉस के साथ। और साथ में रेसिपी कार्ड भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेबनीज़ चिकन स्क्वीवर ब्रेड लेनी है, चिकन ब्रेस्ट 2 पाउंड, जिसको आपने बोटी कट में काट लेना है, यानी कि बोनलेस क्यूब बन जाएगी। और इसमें जाएगा योगर्ट, इसमें जाएगा लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, गार्लिक के छोटे छोटे पीस या पेस्ट आप डाल सकते हैं, और थोड़ा 1 चुटकी सिनेमन, ऑरिगेनो, धनिया, सॉस हमने इसमें डाली है, सॉल्ट एंड पेपर। और इसको स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं आप, इसको चाहें तो स्पेगेटीज़ बना सकते हैं साथ में। साइड डिश तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना शेफ़, इसके साथ तो कुछ भी सर्व। वैसे आप लोग जब आवारी में आप लोग सर्व करते हैं तो फिर आप लोग इसके साथ क्या रखते हैं साइड डिश? हम लोग ज़्यादातर ये सौते वेजिटेबल देते हैं और स्टीम राइस देते हैं। स्टीम राइस साथ में, मतलब 3 चीज़ें देते हैं आप इसके साथ। ठीक हो गया। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये वेजिटेबल, तो क्योंकि इसको पकाना नहीं होता है, पकाना नहीं, सिर्फ इसको हमने सिर्फ कलर देना होता है। यस। तो जो घोट के रख देते हैं आप लोग, उसमें सारी ग़िज़ाइयत भी तब और बर्बाद हो जाती है, सारी रंगत भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए फिर वो घर में डिश की लुक नहीं आती। तो ये ना बिल्कुल बस डाल के हल्का फुल्का सा इसको ये इस तरह से मूव करके तो निकालना होता है। ये देखिए ना, उसका कलर ख़राब हुआ और उसका कच्चापन भी वो ख़त्म हो जाता है, वो स्लाइटली सॉफ्ट हो जाती है, मतलब वो बुरी नहीं लगती खाने में। जो क्रंच होता है ना उसका, जो फ्रेश एक वेजिटेबल का क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है बस। और ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, इसका हल्का हल्का सा वो आ गया, ब्राउन शेड आ गया, और ये इन्होंने कहा जल्दी भी पक जाती है। इसको हम ग्रिल में भी बना सकते हैं, ग्रिल का भी जायका अगर इसके साथ शामिल हो जाएगा हम तो लोग प्लेटर पे भी बना सकते हैं इसको हम लोग। स्टीम राइस भी आप लेकर आपने रेडी किए हुए हैं? ओके, यस, स्टीम राइस में लेकर आया था, तो जो कि इसके साथ सर्व होंगे मैम। जी। और ये जो राइस हैं, वैसे मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, ये इतने जैसे स्टीम राइस तो प्लेन से होते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ जायका ऐड कर सकते हैं कोई, जैसे लाइक कुछ इसके अंदर मैंने चिकन स्टॉक में अगर आप वो बना लें थोड़ा सा, इसके अंदर जैसे पुलाव में जैसे एक जायका नहीं होता, राइस में एक जायका डालने के लिए। हाँ, अब इसमें ब्राउन राइस, जीरा राइस भी होते हैं, गार्लिक राइस भी बनते हैं। गार्लिक वो एक अलग कुजीन आती है मैम, तो वो उसका फ्लेवर कुछ अलग हो जाता है। ओके। तो ये है कि इसके साथ प्लेन राइस ज़्यादातर लोग, क्योंकि अरबी के ममालिक में जो है प्लेन राइस या ब्राउन राइस को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, तो ब्राउन राइस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बनते बहुत देर से। मेरा ये शदीद इख्तलाफ है, वो बहुत देर लगाते हैं शेफ़ पकाने में, घंटा डेढ़ लगाते हैं, जबकि वाइट वाले जो है ना जल्दी से पक जाते हैं। ऐसे ही है ना जी। अब ये देखिए चिकन की इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और वो जो एक अरोमा है ना उसका, गज़ब की स्मेल आ रही है।
अच्छा जी, वेजिटेबल आराम से हमने उसको तैयार करके रख लिया है, चिकन हमारा बन रहा है। वैसे तो ये इतना एक कंप्लीट मील है, अगर आप इफ्तार में बनाना चाहें ना तो बस आप इफ्तार में ये भी रख लें, साथ में एक कोई चाट बना लें आप, तो आपका वो कंप्लीट मील हो जाएगा। याद रखिए जब इस किस्म के हैवी खाने आप इफ्तार में घर में बना लें ना तो साइड में चीज़ें कम रखें, क्योंकि पेट तो आपका अपना ही इतना ही लगा हुआ है, आप कितना ही खा पाएंगे। हाँ, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो थोड़ा सा वो होता है कि ये भी बना लें वो भी बना लें, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक दिन में एक चीज़ बनाएं, उससे ये होगा कि लोग उसको ज़रा आपकी फैमिली ना एंजॉय करके खा सकेगी, उसका जायका ज़रा ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होगा मुंह में। अगर 6 चीज़ें सामने रखी होंगी तो कोई भी एक चीज़ आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ये तो बिल्कुल पकने पर आ गई है शेफ़, ऐसा ही है ना? यस, एक ऑप्शन और है कि आप इसको पीटा ब्रेड के साथ भी दे सकती हैं। ये क्या चीज़ है? मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा असल में। पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड है, क्रिस्पी ब्रेड है, इसको बना के लेकर आए हूँ। इसको बनाने में थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, तो इसको मैं बना के लेकर क्रिस्पी ब्रेड कहते हैं इसको। क्रिस्पी ब्रेड कहते हैं इसको, पीटा ब्रेड से ही बनती है। पीटा ब्रेड हम लोग hummus के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबिक आइटम जो भी बन रहा हो तो उसके साथ ये पीटा ब्रेड खाई जाती है। जी ओके। वैसे जो बाजार में भी अवेलेबल होती हैं पीटा ब्रेड राउंड बाजार में अवेलेबल है, मिल तो उनको भी इस तरह बेकरी आइटम में आपको मिल है जाएगा ना, पीटा ब्रेड मिल जाती है, तो उसको भी आप ऐसे साइड से लंबा सा काट के फ्रेंच जैसे लाइक फ्रेंच फ्राइज जैसे होते हैं ना, ये उसी शेप की है, तो बस थोड़ी सी चौड़ी है। इसको काट के अगर आप थोड़ा सा ग्रिल कर दें, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, आप कैसे डिश को अपने निकाल के सजा कर रखना चाहते हैं, ये बस वो वाली बात है। और ये कितना अब टाइम लगेगा इसके अंदर? चिकन ऑलमोस्ट डन है, लग रहा है पक गई है ये ऑलमोस्ट। यस। लेकिन अगर ये ग्रिल पे बनेगी ना तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वो स्मोकी फ्लेवर आया, स्मोकी फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं भाई, आप चाहें तो ग्रिल में बनाएं। फ्राइंग पैन तो सबके ही घरों में होता है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। फ्राइंग पैन नहीं, आप तवे में भी इसको बना सकते हैं, ऐसे ही है ना शेफ? तवे पे भी बन सकती है, तवे भी बना सकते हैं। तो आप तवे पे बना सकते हैं, आप फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। और अगर आपने मिस कर दिया कि क्या क्या डाला गया इंग्रेडिएंट्स इसमें, तो आप रेसिपी कार्ड देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और अगर आपसे प्रोग्राम मिस हो गया और आप चाहते हैं कि दोबारा देखें, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी जो डेली की एपिसोड्स होती हैं, डेली के प्रोग्राम्स होते हैं, वो अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे। और आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो भी कुछ होता जा रहा है नोटिफिकेशन आपके पास आते जाएंगे और आप उसको मिस नहीं करेंगे। और इसके बाद जब हम ब्रेक में जाते हैं, अभी जब एक ब्रेक होगा जो कि इफ्तार ब्रेक होगा, मैं और मेरी टीम इफ्तार करके वापस आते हैं, उस ब्रेक के बाद फिर शेफ़ एक मज़ेदार ड्रिंक बनाना सिखाएंगे। ड्रिंक कौन सी होगी बाय द वे? ड्रिंक्स आज मैं आपको बना के दूंगा एनर्जी ड्रिंक्स, जो कि रूह अफ़ज़ा के साथ बनाऊंगा मैं। रूह अफ़ज़ा के साथ बनने वाली है एनर्जी ड्रिंक। मुझे लग रहा है कोई सरप्राइज़ है, उन्होंने कहा सरप्राइज रखा हुआ है। मैं बताएंगे। ठीक है शेफ़, हमारे पास टाइम की कमी है तो ये हम सर्व कर सकते हैं। बक गया ये? ऑलमोस्ट डन हो गया। ऑलमोस्ट डन, इट्स ऑलमोस्ट डन। चलें जी, ये आप देखें स्क्रीन पे कि कितना खूबसूरत लग रहा है वो प्लेटर। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप उसको कैसे प्लेटर में सर्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसके अंदर चिकन भी है, राइस भी है, और साथ में ये जो आप 2 ब्रेड के स्लाइस देख रहे हैं, ये पीटा ब्रेड है बेसिकली, और शेफ़ ने इसको अपने अंदाज से बनाया। और ये देखिए क्या खूबसूरत शक्ल उसकी आ गई है, बहुत ही आला शेफ़, थैंक यू सो मच। और आई होप आपने देखने को भी इसको एंजॉय किया होगा। साथ में आप ये मुझे देने वाले हैं जी, मुझे देने वाले। फिर एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, चलें लाएँ, ये लाएँ। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है ये मेरे लिए है, तो टीम देख लें ये मेरी है। और खुशबू भी गज़ब की आ रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। छोटा सा नहीं है, थोड़ा लंबा ब्रेक है, क्योंकि कराची में इफ्तार होगी तो हम ज़रा इफ्तार करेंगे, ये भी तो खाना है, चक्के बताना है शेफ़ को। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर शेफ़ से और आगे कंटिन्यू करेंगे, ड्रिंक बनाएंगे। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। और जाने से पहले हमने आपको दिखाए थे जो चिकन स्क्वेयर्स बनाए थे शेफ़ ने, और वो क्या ही स्क्रम्शियस थे भाई। मैं सबको कहूँगी कि अगर आपने ये प्रोग्राम मिस कर दिया है ना, तो आप यूट्यूब पे जो हमारी एपिसोड ये पूरा प्रोग्राम अपलोड होगा तो जाके वो ज़रा देख लीजिएगा कैसे बनाएं, और मेरी रिकमेंडेशन पे कल वो सब बनाएं ज़रूर। और घर वालों से दाद वसूल कीजिए। और देखें, देखते ही देखते 11वां रोज़ा हो, क्या 12वीं की तैयारी शुरू है। कहाँ हम बात कर रहे थे पहला इशरा है, और देखेंगे कैसे रमज़ान गुजरते हैं, लेकिन कैसे रमज़ान गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ और ज़िक्र करना इस वक्त के हिसाब से मुनासिब समझती हूँ कि तमाम मुसलमानों के ऊपर एक कठिन वक्त है, तो हम सभी को चाहिए कि हम तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। वो लोग जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं इस वक्त, उनके लिए भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है,
उनके लिए भी हाथ उठाइएगा कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, जिनके प्यारे निकल गए हैं, चले गए हैं दुनिया से, जहान फ़ानी से पूछ कर गए, उन सबको सब्र अता फ़रमाए और ये सब जंग वंग बंद हो जाए। बस प्यार मोहब्बत बिखेरें, मोहब्बत समेटें, तरगुजर करें हर चीज़ को, मोहब्बत से रहना सीखें। सो अब इस मोहब्बत के पैगाम के बाद हम देते हैं पैगाम के अपने शेफ़ को कि वो आज हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं। आज हम लोग बना रहे हैं एनर्जी ड्रिंक, जो कि हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ, जो कि नेशनल का ब्रांड है। और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत हमदर्द का डालेंगे। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ राहत जहाँ 110 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। रूह अफ़ज़ा माशाल्लाह सस्टेन किया हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा भी 35 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त रूह अफ़ज़ा अवेलेबल है और हर एक का पसंदीदा है। कमाल की बात यह है। और क्या क्या इसके अंदर ऐड होगा शेफ़? हम लोग पहले आइस डालेंगे, आइस के साथ फिर हम लोग थोड़ा सा तुकमलंगा, लेमन जूस और वाइट ड्रिंक कोई भी आप इस्तेमाल से कर सकते हैं, 7 अप भी कर सकती हैं, स्प्राइट भी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इसके अंदर हम नेशनल का चाट मसाला डालेंगे। तो हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। शेफ़ इतनी सारी बर्फ़ जाएगी? यस। ये अच्छा, मुझे ये स्लश टाइप एनर्जी तो नहीं बनेगा? यस। या आप सरप्राइज रखे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि छुपा रहे हैं कुछ अभी। जब आप गजब की चीज़ बनने वाली है, इतनी बर्फ़ जा रही है। वाकई में कोई ये ड्रिंक बनी थी। हाँ, वाकई में लग रहा है मुझे, जितनी बर्फ़ आपने डाल दी है। ये देखिए जनाब, बर्फ़ से भरी हुई। ये जो आप ये तो आपने तुखमलंगा भीगा हुआ कहते हैं इसको जी, और उर्दू में तुखमलंगा कहते हैं। ये तुखमलंगा इसके अंदर चला गया और ये चला गया इसके अंदर थोड़ा बहुत। इसके अंदर लेमन जूस। वो शेफ़ है ना, वो डालते भी स्टाइल से ऐसे ऐसे करके। यस। और इसमें हम लोग ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसमें जाएगी कोई वाइट ड्रिंक, बहुत सारी वाइट रंग की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से कोई भी वाइट ड्रिंक ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें जाएगा रूह अफ़ज़ा, तो ऑब्वियसली उसका कलर और उसका टेस्ट आपस में मज़े का एक जायका, नया जायका बना देता है। यस। और फिर क्या डलेगा? और इस्तेमाल करेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा इसके अंदर जा रहा है। ये कितनी मकदार में? थोड़ा सा? ये हस्ब ज़ायका, जैसे जितना मीठा पीना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अब आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ चाट मसाला। यस। नेशनल का चाट मसाला इसके अंदर जाएगा। और नेशनल की क्या ही बात है, कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नेशनल के बेतहाशा मसाला जात और हमदर्द इनका मेन अम्ब्रेला, जिसके नीचे ये सारे मसाला जात और सारे सॉसेस मिलेंगे आपको। चिली गार्लिक सॉस है और हॉट सॉस आ गया है, कस्टर्ड है, मीठा चाहें, खट्टा चाहें, चाट मसाला, कौन सा सॉस, कौन सा केचप जो है वो नेशनल की अवेलेबल नहीं है। ग्रोसरीज़ करने जाएँ तो नेशनल के काउंटर पर जाएँ और ढेर सारे मसाले लेकर आएँ। ये देखिए, ये हो गया तैयार हो गया ये। यस, ड्रिंक्स हमारी तैयार हो गई। 2 मिनट बल्कि हाँ लगे मेरे ख्याल से 2 मिनट। आय है, कलर देखिए आप, कितना ही कोई खूबसूरत रंग आया है। और ये ड्रिंक आई एम क्वाइट श्योर कि ज़बरदस्त बना होगा, क्योंकि इसमें इतनी ढेर सारी बर्फ़ थी। और स्क्रीन पर आ गया है आपके पास ये रेसिपी कार्ड, रूह अफ़ज़ा एनर्जी ड्रिंक। इंग्रेडिएंट्स: रूह अफ़ज़ा हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, और सॉफ्ट ड्रिंक वाइट कोई भी ले सकते हैं, आइस क्यूब्स, बेसल सीड्स यानी कि तुखमलंगा लेकिन भिगो के रखा हुआ था, तैयार हो चुका था, और साथ में गया लेमन जूस। और सारे इंग्रेडिएंट्स गए जूसर के अंदर और एक बार ब्लेंडर चला, विद इन अ मिनट ये ड्रिंक तैयार हो चुका है। आपके पास अगर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं घर में तो बस ये आप इसको तैयार कर सकते हैं। ड्रिंक का कलर उफ गज़ब का, ऐसा सिल्क का कोई सूट बनाए और ये ड्रिंक साथ लेके जाएं कि ऐसा वाला कलर जो है ना वो होना चाहिए। शेफ़ स्टीफन एंथनी, अवारी टावर्स, थैंक यू सो मच आप ज्वाइन करने के लिए और इतनी गज़ब के खाने बनाने के लिए। फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे और ऐसी गज़ब की जो है वो रेसिपीज़ शेयर करें। सो व्यूअर्स, ये आपने देखी जो इफ्तार ट्रांसमिशन, ये जो दस्तरखान रौनक लगी हुई थी कि चिकन भी क्या गज़ब की थी, स्क्रम्शियस वल्ला, और ये जो ड्रिंक है वो शक्ल से ही बता रहा है कि मैं क्या गज़ब की ड्रिंक हूँ। तो वो मुझे अभी पीना है, उसको भी टेस्ट करके मैं शेफ़ को फीडबैक दूंगी, लेकिन उसके लिए लेना पड़ेगा मुझे छोटा सा ब्रेक में जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त स्कॉलर्स सरवत आपा और मुफ्ती साहब, मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ मौजूद होंगे और टॉपिक होगा आज का गीबत। बिल्कुल, गीबत करना बहुत बुरी बात है और यही हम इसी के ऊपर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करने वाले हैं। लाइव लाइन्स का सिलसिला जो है वो खुला रहेगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
रौनक रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया सुंदस आपके सामने, और आज देखते ही देखते 11 रोज़े हो गए हैं और दूसरा इशरा शुरू हो चुका है। रहमतों और बरकतों के इस महीने में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हमें देखने और सुनने को मिले, और आज जो कुछ हो रहा है दुनिया में मुसलमानों पर एक मुश्किल आई हुई है, हम सभी उससे वाकिफ़ हैं। तो आज का जो रोज़ा है, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि जब आप इफ्तार करें, बहुत सारी जगह पर तो इफ्तार हो गई है, कराची की होने वाली है, तो आप दुआओं में तमाम मुसलमानों को याद रखें। बड़ा ही मुश्किल और कठिन वक्त है, लेकिन फिर भी रमज़ान है, रोज़े हैं, तो हमें आपके लिए ट्रांसमिशन करनी भी है, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ स्कॉलर्स, हम बात करते हैं शेफ़ से। शेफ़ आते हैं और पकाना शुरू करते हैं और इफ्तार बनाते हैं मज़ेदार, ताकि आप और आपके घर वाले अच्छे से खानों से, अच्छी अच्छी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। वक्त कम है, क्योंकि थोड़ी देर में हो जाएगी कराची की इफ्तार। मुकाबला सख्त है, तो चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड और देखेंगे आज पकता क्या है हमारे इफ्तार में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ स्टीफन एंथनी, जो कि आए हैं अवाली टावर से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। तो शेफ़ आज क्या पका रहे हैं आप? आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हैं। आज हम लोग जो बनाने लगे हैं, लेबनीज़ चिकन बनाने लगे हैं। जापानीज़ चिकन? यस, लेबनीज़ चिकन। लेबनीज़ चिकन, ओके। ये अरबिक कुजीन है, तो ये भी जो है झटपट तैयार हो जाती है, यानी कि बिफोर अफ्तारी 10 मिनट 15 मिनट पहले भी आप तैयार करेंगे तो इजीली तैयार हो। बिल्कुल, आप जो भी रेसिपीज़ लाते हैं, हमें पता है इंटेंशनली ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो झटपट जो है बन जाए करें, लेकिन जब रेसिपीज़ का नाम आता है तो आता है नाम किचन का। किचन में जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले रखते हैं हाइजीन का ख्याल। तो शेफ़, कैसे रखते हैं आप हाइजीन का ख्याल? सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश करेंगे। बिल्कुल, हम हैंड वॉश करते हैं जनाब। हैंड वॉश करते हैं हम डेटॉल से। डेटॉल लिक्विड सोप, और डेटॉल सोप की क्या ही बात है, पूरे फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ज़बरदस्त। तमाम जरासीम बिल्कुल ख़त्म हाथ से। और हाथ धोना तो वैसे भी देखें सफाई, और सफाई जो है वो निफ्स ईमान होता है, और इसमें साथ साथ डेटॉल हो तो क्या ही बात है। अब जो है शेफ़ ने मैदान पकड़ लिया है, काउंटर पे वो आ चुके हैं हाथ धोने के बाद। तो शेफ़, सबसे पहले जो चिकन है, मुझे लगता है आप इसको मैरिनेट करने वाले हैं। यस, मैं चिकन लेकर आया हूँ, बोनलेस चिकन है, और ये है ब्रेस्ट पीस, और जो कि मीडियम साइज़ के मैं लेकर आया हूँ, और इसको स्कीवर में भरूँगा टेस्ट लगा के। अच्छा। तो इसके टेस्ट के लिए मुझे दरकार है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस, गार्लिक, सिनेमन पाउडर, ऑरिगानो, और ताहिना, ऑलिव ऑयल और योगर्ट। अच्छा, ये सब का कुछ हम इस्तेमाल करेंगे, लगा के मैरिनेट करते हैं यूजुअली। अगर अभी तो आप इसको झटपट बना 5-10 मिनट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कीवर में भरें, आप चाहे प्लेटर में बना लें, पैन में बना लें, किसी ग्रिल में बना लें, एयर फ्रायर में बना लें। अच्छा, वैसे ये तो अभी इफ्तार ट्रांसमिशन के वक्त हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, अदरवाइज इसे कितना मैरिनेट करके रख सकते हैं? आप इसको 24 आवर पहले लगा लें, कोई इशू नहीं है। लगा के रख लें तो उसमें ये है कि टेस्ट और अच्छा डेवलप हो जाता है अंदर तक, यानी कि चिकन अंदर तक ज़रा एब्जॉर्ब कर लेती है टेस्ट, तो ठीक है। और ये रेसिपी जब हम तैयार करते हैं तो इसको किस चीज़ के साथ खा सकते हैं? साइड डिश क्या हो सकती है? इसको हम लोग स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं, और वेजिटेबल के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसके साथ वेजिटेबल भी लेकर आया और स्टीम राइस भी लेकर आया। अच्छा, वो सौते करके उस तरह से सौते करके फिर vegetable, खाते हैं। yes। ठीक हो गया। तो बस हम स्टार्ट कर रहे हैं चिकन को बनाना, और ये सारी डिशेस बहुत आसान होती हैं। हम इंटेंशनली ऐसी रेसिपीज़ को सिलेक्ट करते हैं कि जो झटपट तैयार हो जाएं, ताकि जो इफ्तार वाला टाइम होता है ना, वो बड़ा ही लिमिटेड टाइम होता है। शेफ़, आप डालें इसके अंदर। अब मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ब्लैक पेपर डाला मैंने, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाला, सॉल्ट के बाद गार्लिक लिया, ऑरिगानो, 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ताहिना। ये क्या चीज़ है? ये ताहिना सॉस है मैम। सॉस है? ज़्यादातर ये जो है अरबिक ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है ताहिना। अच्छा, और इसका क्या टेस्ट होता है? इसका थोड़ा सा जो है यानी कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है मैम। अच्छा, तो यानी कि इसको डायरेक्ट आप नहीं खा सकते, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसमें योगर्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इसलिए इसके साथ इसके योगर्ट भी इसमें डाल रहा हूँ मैं। ओके। अब इसको मैरिनेट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब ये मैरिनेट करने के लिए इन्होंने मसाले लगा दिए। साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि भाई हमारे जो इस शो और इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी इफ्तार बन रही है, हमारा मकसद यही है कि बीच लग्जरी और अवारी टावर्स के जितनी ज़बरदस्त शेफ़ हैं वो आपके सामने आएँ और वो अपनी स्पेशल डिशेस जो हैं वो आपके सामने बनाएं। अदरवाइज़ ये सारे खाने आप वहाँ जाके भी खा सकते हैं, लेकिन क्या ही बात है, वहाँ के शेफ़ आपके लिए ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं हमारे किचन में और वो आपके लिए ही सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। और भाई ये बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं, वो झटपट होती हैं और हाथ के जायके का भी फ़र्क होता है, और साथ में जब आप दिल से बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए तो उसमें प्यार भी उतर आता है। तो भाई शेफ़ अब ये बताइए कि इसको हमने
कितनी देर पकाना है? ये आप 2 पैन्स रखे हुए हैं, तो दोनों पैन्स जी, में एक पैन के अंदर मैं सब्जी सौते करूँगा जो इसके साथ अच्छा, सर्व होएगी, ओके। और एक पैन के अंदर मैं स्कीवर तैयार करूँगा। ओके, फेयर एनफ। और ये बहुत आसान से डिशेस होती हैं, आप इन्हें बना के रख भी सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप 24 घंटे भी इसको मैरिनेट करके रख दें तो बहुत अच्छा बन जाएगा। शायद इसका मतलब तो ये कि ये होल चिकन पे भी बन सकता है, वो जो पूरी चिकन आती है विद स्किन, Yes. आप उसमें भी अच्छे से कट्स लगा कर कैटेगरी है उस तरह मैम, का आप इसको मसाला ब्रेस्ट बनाएं। लेके ब्रेस्ट भी बना सकती हैं, होल चिकन लेके होल चिकन भी बना सकती हैं। मैरिनेशन में आप ये सारी जो हमने इसमें आपने हमें बताया कि इसके अंदर ये मैरिनेशन का ही है, तो सिर्फ ये इस्तेमाल करें। बेसिक मैरिनेशन का जो सॉसेस और वो हैं मसाला जात, वो ये हैं। जी। इसको आप जिस तरह से भी बाज़ लोग इसके अंदर टमाटो पेस्ट भी डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि अरबिक ममालिक में टमाटो पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। आपने सॉस का नाम बताया था, ताइना सॉस है, ये हर जगह से मिल जाता है, हर ब्रांड में जी, अवेलेबल यानी कि सुपर मार्केट से ज़्यादातर ये मिलता है, अच्छा। आम दुकानों पे नहीं मिलता। आम दुकानों पे नहीं मिलता, क्योंकि डिश भी ऐसी है ना, ये रोज़ रोज़ तो बनने वाले खाने हैं नहीं, तो कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्पाइसेस होते हैं, कुछ सिलेक्टिव सॉसेस होते हैं जो बड़े सुपरमार्केट्स पे जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और कराची में तो माशाल्लाह इतनी सारी सुपरमार्केट्स हैं, आप कहीं से भी जाकर ले सकते हैं। और ये अब स्कीवर में भर रहा हूँ इसको। बिल्कुल सही। अब ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि हमारे शेफ़ ने चिकन को लगाना शुरू कर दिया है। अब जब तक ये शेफ़ बना के रखते हैं, हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जब तक शेफ़ ये तैयार कर लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो आज का जो हमारा मौजू है वो होगा गीबत के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों स्कॉलर्स जो रोज़ाना होते हैं इस शो का पार्ट, और लगती है एक बैठक और बहुत ही मज़ेदार इंटेलेक्चुअल बातें भी होती हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बात अगर गीबत की हो तो गीबत एक अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं बैक बाइटिंग करना, और ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे सभी को पता है कि जी गीबत जो है वो एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है, जिसको कुरान शरीफ में भी और डिफरेंट अहादीस के थ्रू भी ये बताया और समझाया गया है कि बैक बाइटिंग यानी कि अपने उन बहन भाइयों या उस शख्स के पीछे बात करना कि उस शख्स को नागवार गुजरे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गीबत के बारे में कुरान में क्या तालीमात दी गई हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तजस्ससु वला यग़्दब बअदुकुम बअदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाते हैं वला तजस्ससु, और किसी की जासूसी ना करो, किसी की टोह में ना रहो, किसी के हवाले से ऐब तलाश ना करो। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है। फिर आगे फरमाया वला यग़्दब बअदुकुम बअदा, और किसी की गीबत ना करो। और कुछ शख्स गीबत करता है तो ऐसा जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाया कुछ लोग वो हैं जो ज़बान से ईमान लाते हैं मगर उनके दिल में ईमान नहीं आया। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, यहाँ ये बड़ा पॉइंट है कि हुजूर से पूछा जा रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने अभी कलमा तो पढ़ लिया है मगर उनके दिल में ईमान नहीं उतरा, तो हुजूर ने फरमाया वो लोग जो गीबत किया करते हैं। लेकिन कितना शदीद तरीन गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। और एक हदीस है कि हज़रत जिब्राईल अमी नबी साहब के साथ मेराज पर हैं। नबी साहब ने देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नाखून पीतल की तरह हैं और बहुत लंबे नाखून हैं, वो अपने चेहरे पे मारते हैं तो चेहरे को पूरा फाड़ लेते हैं और तकलीफ़ से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पूछा नबी साहब ने पूछा ए जिब्राईल ये कौन लोग हैं? फरमाया ए रसूल ये आपकी उम्मत के लोग हैं। उन्होंने पूछा क्या किया इन्होंने? फरमाया ये वो लोग थे जिनको गीबत करना बड़ा पसंद था। यानी कि आप जब गीबत करते हैं, हमारी ये होता है ना, हम 3-4 लोग दोस्त बैठें और फिर ये होगा उसके क्या हालात हैं, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, भाई आप इसके बारे में ना पूछें, हाँ उसके लिए दुआ ज़रूर करें। और गीबत यह है कि मैं आपके लिए वो बात करूं आपके पीठ पीछे जो आपको पसंद नहीं है। हुजूर ने ये कहा तो एक साहबी ने पूछा रसूलल्लाह जो उनके अंदर मौजूद ना हो बात? फरमाया जो बात मौजूद है वो गीबत है और जो बात मौजूद नहीं वो बहतान है, वो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है जिसको सोचने पे मजबूर कर देती है। आपा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी की गैर मौजूदगी में बात करना एक होता है कि हम गलत कोई बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सच्ची बात भी कर रहे हैं उसके
मामलात को लेकर या उस शख्स को लेकर, तो क्या वो चीज़ भी गीबत कहलाएगी? क्या वो भी उसी ज़मरे में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मौजू बड़ा अच्छा है, इसलिए कि आपने गीबत पर बात की। गीबत जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा कहलाती है। और जब हम गीबत के मौजू पर बात करते हैं तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो उसको गीबत कहा जाता है, जिसके अंदर वो बुराई मौजूद ना हो वो तोहमत या बहतान कहलाता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की रूह से हम दो जगह पर गीबत जायज़ है। यानी अगर कोई किसी के साथ बिज़नेस करने वाला हो और आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो दूसरों का पैसा लेकर फ़रार हो जाता है, या कोई किसी के साथ शादी करने वाला हो और वो आपसे पूछ ले, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपसे पूछे, ये ना हो कि आप ख़ुद बोलना शुरू कर दें। तो जब वहाँ पर भी गीबत जायज़ हो जाती है, वरना कहीं पर भी गीबत जायज़ नहीं है। मतलब दो तरह की कंडीशंस हैं जिसके बारे में बता दिया गया है। ये वो कंडीशंस हैं जब आप तिजारत कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप पैसा लगा रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। और दूसरा वो भी एक बहुत ही अहम मौजू है शादी, कि जहाँ पर आप ज़िंदगी भर का साथ निभा रहे होते हैं, निभाने वाले होते हैं, या अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी करवा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों मामला ज़रा नाजुक मामलात हैं जिसके बारे में कहा गया है। लेकिन अगर इसके गीबत के हवाले से हम कुरान शरीफ में देखें मुफ्ती साहब, कि हमें कुरानी तालीमात के हिसाब से गीबत के हवाले से क्या सीख मिलती है, या उसके हवाले से क्या बातें या क्या नसीहतें क्या हदीस में हैं? देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक रूह है और एक जिस्म है। हम पानी पीते हैं, ये रूह की ग़िज़ा है। हम खाना खा रहे हैं, ये सॉरी जिस्म की ग़िज़ा है। और जिस्म की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो सब इस दुनिया के अंदर है। रूह की जो ग़िज़ा है वो आलम बाला से है। जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, यानी आसमान से रूह की ग़िज़ा आती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे रूह छलनी हो जाती है, या जिससे हम अगर वो काम करें, ग़िज़ा आ भी जाए तो सुराख हो जाए, जब सुराख हो जाता है तो वो पानी नीचे से गिरना शुरू हो जाता है। तो जैसे गीबत है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, जब इस तरह के हम काम करते हैं तो उसकी नूरानियत और रहमानियत ख़त्म हो जाती है। जैसे ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाता है कि जब तुम गोश्त, यानी कि तुम गीबत करना ऐसा जैसे तुम किसी मुर्दा भाई का गोश्त खाओ जी। तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और अल्लाह ने सख्ती से उसको रोका है। यानी इंसान के अंदर जो नूर की कैफ़ियत होती हैं, जो नमाज में पढ़ने में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, नमाज़ पढ़ने का दिल उचाड़, नाउज़ुबिल्लाह, दुआ मांगने को दिल नहीं चाहता, ये वो वजह होती है कि जिससे आपका दिल मुर्दा हो जाता है। जब आप गीबत करते हैं, आप हसद करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, तो आपके दिल में डॉट लगना शुरू हो जाते हैं। करते 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 ऐसा होता है आपका दिल पूरा काला हो जाता है, और जब वो दिल काला हो जाता है तो फिर वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। बिल्कुल, आपने इतनी सही एग्जांपल दी है कि आप जब छोटी छोटी जो आप बचपन से जो गीबतें और गलत काम कर रहे होते हैं, दिल काले हो जाते हैं, और फिर ऐसे दिल को अल्लाह भी पसंद नहीं फरमाता है। और वैसे भी बैक बाइटिंग करना बहुत ही एक बुरी बात है, ये एथिकली भी गलत है, और ये रिलीजियसली भी इसको बहुत ही नापसंदीदा फ़ाल कहा गया है। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। रौनक के अफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं गीबत यानी कि बैक बाइटिंग के ऊपर। अभी दौरान में ब्रेक में मैं कुछ सोचने लगी और मैंने सोचा कि वो सवाल मैं मुफ्ती साहब से करती हूँ और आपा से करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया नहीं, जब हम ऑन एयर जाएंगे मैं ये सवाल तब करूँगी क्योंकि ये बहुत ही रेलिवेंट सवाल है। मैं आप दोनों से ही मुखातिब हूँ, आप दोनों ही चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। अगर मैं एक जगह कहीं बैठी हूँ, जैसे आप एज अ गेस्ट आते हैं किसी महफिल में, चाय पे, खाने पे, और आप बैठते हैं जाकर, मैं गीबत नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं वो गीबत कर रहे हैं। अब वो सिचुएशन ऐसी ऑकवर्ड हो जाती है कि आप उठकर जा नहीं सकते, आप पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, लेकिन आप बिला वजह गुनाह का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा वक्त अगर किसी पर भी आ जाए, अगर मुझ पर आया, आप लोगों पे भी आया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कहीं ना कहीं हम ऐसे बैठे होते हैं कि वहाँ से हम उठना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और जो सामने बैठे होते हैं वो गीबतें कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ मैं? अच्छा, मैं यहाँ पर इसका एक जवाब देना चाहती हूँ, इसलिए कि अगर आप रोक सकते हैं तो उनको रोक लीजिए, मगर इन्नमल अमाल बिन्नियात, आपका दिल क्या चाह रहा है कि वो बैक बाइटिंग होती रहे या ना होती रहे। और दूसरी बात ये कि आप इस्तग़फ़ार कीजिए और परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे जब आपके सामने 3-4 लोग बैठ के किसी एक शख्स के हवाले से, पर्सन के हवाले से गीबत कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर कह दें आखिर में कि, या उसी वक्त कह दें कि जी मैंने फ़लाँ आदमी से मैं मिला था और मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा था कि वो ऐसा नहीं, और मैंने उस बंदे को इस तरह नहीं पाया।
तो उनकी जो गुनाह की एक नहूसत होती है, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। आज मॉडर्न साइंस के अंदर भी एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो जब हम गुनाह करते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान या साइंस, आप उसको साइंस, अगर साइंस के पीछे चलें तो उसमें यह आता है कि उसकी गुनाह की नहूसत होती है। नहूसत को हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो आप उस नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे जब आप ये जुमला अदा कर देंगे, जी आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उस शख्स से मिला या मेरा तजुर्बा रहा, वो शख्स ऐसा नहीं है। आपकी अपनी राय हो सकती है मगर ऐसा नहीं है, तो आप उस गुनाह और गीबत की नहूसत से आप महफूज हो जाएंगे। चलें, ये तो हो गया कि आप इस तरह से महफूज हो गई, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। और अगर आप कहीं ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर किसी की गीबत हो रही है तो या तो खामोश रहें या फिर आप कह दें जो मुफ्ती साहब। नहीं, आपको कहना हो खामोश रहेंगे कहना तो नहीं, अच्छा खामोश नहीं रहना है, नहीं, आप कहना खामोश ज़रूरी है। रहेंगे तो आप गीबत में शामिल हो जाएंगे कि आपने सुन अच्छा। लिया। आपको ये कहना है कि जी, पहली बात है कि आप दिल में ही आप ये कहें कि परवरदिगार मैं इस गीबत में शामिल नहीं हूँ। सेकंड ये कि आप कहेंगे कि जी फ़ला आदमी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मैंने उसको ऐसा नहीं पाया। सही। एक तो ये हो गया कि आप वहाँ पर बैठे हैं और जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था उसमें था कि किसी ने गीबत की, और दूसरी चीज़ कि आप वहाँ बैठे हैं, और तीसरी बात ये कि जो गीबत करने वाले का साथी है, यानी कि जो गीबत में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हो जाता है ना, जो बात कर रहा है लेकिन वो शख्स जो बातें सुन रहा है। एक शख्स है जो कि अनइंटेंशनली वहाँ बैठा है, उसका कोई उसमें वो नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन एक वो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सुन रहा है और गीबत करने वाले को इनकरेज कर रहा है, उस शख्स के लिए क्या हुक्म है और क्या अहकामात हैं? देखिए, ये कि वो वहाँ से मूव कर जाए, थोड़ा आगे हो जाए। जब ऐसा शख्स देखें, वहाँ वो लोग कि जो नेगेटिव होते हैं, जो हमेशा किसी में ऐब तलाश करते हैं या जो गीबत करते हैं, उसका सबसे बड़ा एक मामला हसद की वजह होती है ना। और हसद वही जो नेकियों को खा जाता है। तो आप ऐसे लोगों के शर से महफूज रहें कि जो इस तरह के काम करते हैं। आप अच्छे में बैठेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, बुरे में बैठेंगे तो आप बुराई की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है मुफ्ती साहब, आजकल जो है ना, लोगों ने ये एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि आप जहाँ पर भी मिलकर बैठेंगे आपने करनी ही गीबत है। आप किसी महफिल में चले जाएं, 2-4 बातें होने के बाद गीबत शुरू हो जाती है। जो शख्स मौजूद नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं, और जो ग्रुप जो बैठा बातें कर रहा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने को आया है कि उसी में से अगर कोई उठ के जाता है तो उस जो उठ के गया उसके बारे में बात होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी उसमें से लाइक अपना है ही नहीं, कोई भी वफ़ादार है ही नहीं। ऐसे में क्यों आजकल का दौर इस तरह होता जा रहा है? सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे जो बचपन से सीखते हैं वही करते हैं। जब बाप आके ऑफिस से अपने दोस्तों की बुराई करे और गीबत करे, माँ अपने पूरे ख़ानदान वालों की हिस्ट्री निकाल के बयान करे और वो कन्वर्सेशन सुने बच्चा कि पूरे ख़ानदान की गीबतें हो रही हैं, तो बच्चा जो सीख रहा है वो देख रहा है, वो उसी को अप्लाई करेगा। और मुफ्ती साहब, ऐसे भी घराने जहाँ बच्चों को बिठा के माएँ उनके ख़ानदान के बारे में बता रही होती हैं कि तुम्हारी फुप्पो ने ये किया। फुप्पोएँ जो हैं वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक होती हैं, तुम्हारे चचा ने ये किया बेटा। मतलब हम भी बचपन से देख रहे हैं, ड्रामों में देख रहे हैं। पूरा कागज़ है, उस पर आप नफ़रत चाहें तो नफ़रत लिख दें, मोहब्बत चाहें तो मोहब्बत लिख दें। आपने ये सवाल किया ना बहन कि क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बच्चों को बिठा के ये स्किल दी जाती है, टीचिंग स्किल होती है कि गीबत किस तरह करनी है, गीबत को किस तरह आगे फैलाना है। याद रखिएगा, आप बच्चों के अंदर वो बुराई और रूहानी बीमारी पैदा करी कि जिससे दिल काला हो जाता है और बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है। और साथ में फुप्पो से सबसे ज़्यादा बच्चे दूर हो जाते हैं। सच्ची बात है, फुप्पो जो है एक विलन और चचा जो है वो विलन बन चुके हैं। अच्छा, अब लेकिन क्या करें, आपा मुझे पता बहुत कुछ कहना चाह रही हैं इस वक्त, मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया। आप थाम लें अपनी आवाज़ को। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपा के दिल का हाल जानेंगे और आपा क्या कह रही हैं वो उस वक्त पता चलेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। जब हम लोग ब्रेक में जा रहे थे और बात हो रही थी गीबत पर और बात हो रही थी फुप्पो और चचा के ऊपर, तो आपा जो हैं वो दरमियान में उतरी मैदान में और उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आ गई थी ब्रेक। तो मैं चाहूँगी हम आपा से ही शुरुआत करते हैं। आप क्या कह रही थी उस वक्त? मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि फुप्पो जो है वो भाई का हिस्सा छोड़कर भी बुरी रहती है और मामू जो है वो बहन का हिस्सा खाकर भी चंदा मामू कहलाता है। आपा ये तो आपने ना एक नई बहस वैसे शुरू कर दी है प्रोग्राम में। वैसे फुप्पो जो हैं वो अक्सर औकात ट्रेंडिंग पे रहती हैं, शादियां भी होती हैं तो फुप्पो का सबसे ज़्यादा ख्याल किया जाता है दुल्हन या दुल्हा वालों से ज़्यादा कि भाई फुप्पो जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, चचा नाराज़ ना हो जाएं, खाने की टेबल उनकी सेपरेटली लग जाए, लेकिन फिर भी उनको शिकायतें जो हैं वो होती ही हैं और फिर वो गीबतें भी कर रहे होते हैं। फिर बैठ के बात वहीं आ जाती है गीबत के ऊपर। अच्छा, सारे लोग बुरे नहीं होते, फुप्पो और चचा के जैसा आप कह रही हैं वो सारे अफराद बुरे नहीं सब होते। तो बुरे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे कुछ अच्छे भी
होते हैं। अच्छे भी होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह ही होते हैं, खालाएं भी ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन बात हम वही करेंगे गीबत के ऊपर, चाहे कुछ फुप्पो हो या रिश्तेदारों में खाला भी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा नाराज़ रहते हैं। शादी हो तो नाराज़ है, मैयत है तो नाराज़ है, बच्चे की सालगिरह है तो नाराज़ है, वो न किसी के आने पे खुश है न जाने पे खुश है। आप अपना काम करते रहें, उनको राज़ी करने के चक्कर में रहेंगे और मामला जी, खराब। तो मुफ्ती साहब बात घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि गीबत वही लोग कर रहे होते हैं कि जो नाखुश हैं आपसे, जी बिल्कुल है ना, चाहे वो शादी में नाखुश हैं, चाहे वो आपकी सालगिरह पे नाखुश हैं, आप किसी के मरने पर आप बैठे हैं, तो मतलब गीबत करना उनका फ़रीज़ा है। मतलब अगर खुशी है, मतलब कोई अच्छा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है, वहाँ पर पहुँच कर लोगों को गीबत करना जो है वो लाजमी होती है। हम क्या ऐसा अमल करें, क्या ऐसी सीख दें लोगों को कि जिससे वो ये चीज़ करना छोड़ दें? माइंडसेट कैसे चेंज करें बहुत गीबत अच्छा का? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि बचपन से बच्चा देख रहा है, वो सीख रहा है। सेकंड ये हो रहा है कि कुछ लोगों में ऐप तलाश करने की आदत होती है, वो उनकी फितरत है, वो बाय नेचर ऐसे हैं कि उनके अंदर ये चीज़ें हैं। तीसरा ये होता है कि कुछ लोग ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, और ज़हनी अमराज की वजह, सबसे बड़ी वजह जो आती है वो हसद की बिना पर आती है कि इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़सीम से नाखुश होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और वो लोगों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो किसी को जलील करना चाहता है नाउज़ुबिल्लाह, वो ख़ुद इस हालत में मरता है कि वो ख़ुद जब तक जलील ना हो जाए। आप किसी से कोई चीज़ छीनने की तमन्ना करेंगे, जो आपके पास है वो भी चली जाएगी। आप जहन में रखें, हम अभी बात करें ना आपके नाशुक्रे वाले होते हैं, शुक्र की तारीफ छोटी सी आज ये समझ लीजिए, उसके बाद पूरे एक प्रोग्राम भी इंशाल्लाह करेंगे। जो चीज़ को अल्लाह ने सलाहियत दी वो अदा करना। ज़बान से आप अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, ज़बान का शुक्र है। आँखों से भी लोग इशारा करते हैं, गीबत करते हैं कि देखो वो जा रहा है, ऐसे इशारा करें, बोलते कुछ नहीं है। तो आँखों को सही इस्तेमाल करना अल्लाह की नेमत पर, ये आँखों का शुक्र है। कान का गीबत, कान सुनना गीबत, ये हो गया इसका नाशुक्री। और अच्छी बात सुनना और अच्छी बातों की तरफ जाना, कान को लगाना, ये कान का शुक्र है। हाथ को अच्छी अल्लाह की राह में या अपने मज़लूम भाइयों की मदद के लिए रोकना, उठाना, ये हाथों का शुक्र है। तो जब आप इस तरह की सोच देंगे, एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट में बैठेंगे, जो लोग पॉजिटिव हैं उनके साथ बैठेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती रहेगी, और जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है वो ला महला प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब कि आप आंखों से भी गीबत कर रहे हैं, जी हाँ। सिर्फ ज़बान से गीबत नहीं है। ये पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया है मुफ्ती साहब ने कि आप ज़बान से भी गीबत करें, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आप कान से सुन रहे हैं, उसके बारे में उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप कानों से भी गीबत कर रहे हैं। आँखों के इशारे से भी आप गीबत करें कि अच्छा देखो ज़रा वो आ गया, मतलब लोग करते हैं इस तरीके से और हम देखते हैं अक्सर औकात। हाथ के इशारे से भी करें तो आपके तो पूरा बदन ही इन्वॉल्व हो गया ना गीबत के अंदर। तो इसके लिए तो मुझे लगता है यकीनन अल्लाह ताला ने भी कोई कुरान शरीफ में या अहदीस के थ्रू हमें कुछ समझाया गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा अहदीस अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब गीबत इंसान इसलिए करता है कि वो उसके अंदर चस्का उसको महसूस होता है और उसके अंदर उसको मज़ा आया करता है, तो इसलिए इंसान गीबत किया करता है। तो परवरदिगार आलम के हुजूर में जब इस्तग़फ़ार किया जाता है और रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी जाए, दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है कि परवरदिगार आलम मुझे गीबत से महफूज रखे, तो परवरदिगार आलम गीबत से महफूज फरमा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आप क्या चाहते हैं। तो गीबत करना वैसे भी बहुत बुरी बात है, बैक बाइटिंग, और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हम उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो कि हकीकतन बुरी हैं, और जो चीज़ बुरी है उसको बुरा कहना भी जायज़ है और हमारा फ़र्ज़ है हम समझाना। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप तक ये चीज़ें इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि हम अंदर झांक कर देखें कि कहीं हम भी तो वो काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे हम भी उन नापसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं और अल्लाह ताला खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे हमसे भी नाराज़ हो जाए। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। और हमने जो आज टॉपिक रखा है गीबत का, बैक बाइटिंग का, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम हदीस के थ्रू, कुरान और सुन्नत के थ्रू, कुछ ऐसे वाक़यात के थ्रू आपको बता सकें कि ये बहुत ही बज़ाहिर देखा जाए मामूली सा अमल है, लेकिन इससे कितने लोगों की दिल आज़ारी होती है। और वो बंदा जो मौजूद नहीं है और आप उसके बारे में बैक बाइटिंग या गीबत कर रहे हैं, उसके तो गुनाह झड़ रहे हैं,
वो तो आप उसके तो गुनाहों को झाड़ रहे हैं, वो तो पाक हो रहा है जिसके बारे में आप गीबत कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना क्या हाल होगा। जहन्नुम रसीद ही होते हैं ऐसे लोग, और वो फिर अपनी नेगेटिविटी भी होती है। लाइक आप नेगेटिव किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ रही है, तो इस अमल से बचें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पर माएँ अपने बच्चों को गीबत से दूर रखें, सिखाएं। मुफ्ती साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है और आप भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि आप दोनों ही अपने अपने तौर पर हमारे व्यूअर से मुखातिब होकर बताएं कि भाई आप गीबत से कैसे बच सकते हैं। बचने के साथ अगर गीबत की है तो उसकी कफ़ारा, उसकी माफ़ी क्या है, ये भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुआफ़ फरमाए। एक तो कि आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह हुजुरात को पढ़ें, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए बताया, जैसे कि हुज़ूर ने फरमाया, मैंने देखा जहन्नुम में कि वो अपने चेहरे को छलनी कर रहे थे और जहन्नुम में तकलीफ़ में थे, और जब उनको प्यास लगती थी तो अल्लाह उनको खोलती हुई पीप पिलाया करता था। अब अंदाज़, और वो पीप ऐसी है कि अगर एक कतरा उसको दुनिया में डाल दें तो पूरी कायनात पिघल जाए, उसकी बदबू से सड़ान से मर जाए। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस बयान कर रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने किसी की गीबत की है, जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपको माफ़ नहीं फरमाएगा। अगर वो ज़िंदा है तो उसके पास कहें कि यार हो सकता है मैंने कभी बातों में आपकी कुछ दिल आज़ारी कर दी हो, मैंने कभी किसी से आपके लिए कलाम कर दिया हो, तो मुझे मुआफ़ कर दें। अगर वो शख्स ज़िंदा नहीं है तो फिर आप उसके लिए इस्तग़फ़ार करें और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ये याद रखिएगा, कुछ लोग कल क़यामत में जाएंगे, उनकी पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, तो लोग आ जाएंगे उनके पास कि अल्लाह, इसने हमारे साथ जुल्म किया था, इसने हमारी गीबत की थी, इसने हमारे से हसद किया था, इसने हमें तकलीफ़ दी थी, इसने हमारी दिल आज़ारी की थी, तो अल्लाह उनकी नेकियों को देना शुरू कर देगा। हुज़ूर ने फरमाया, यहाँ तक कि जो पहाड़ जितनी नेकियां लेके आया था उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अब वो लोग फिर भी खड़े होंगे कि अल्लाह, इसने हमारी दिल आज़ारी की थी, इसने हमारी गीबत की थी। तो अल्लाह ताला अब उनके जो गुनाह होंगे वो इस बंदे के खाते में डालना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि जो ये पहाड़ जितनी नेकी लेके आया था अल्लाह की बारगाह में, अब ये पहाड़ जितने गुनाह लेके जहन्नुम में जाएगा। तो बचें, कल क़यामत में ऐसा ना हो कि आप ज़लील हों, शर्मिंदा हों। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि कुरान में कहता है अल्लाह, वुजूह यौमइज़िन ख़ाशिया, अल्फाज़ हैं कि बहुत सारे चेहरे अल्लाह के सामने ज़लील लाए जाएंगे। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें बचाए। वुजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ ऐसे होंगे जो चौंदवी के चाँद जैसे होंगे, अल्लाह उनका इस्तक़बाल करेगा और प्रोटोकॉल उनको अल्लाह जन्नत में लेके जाएगा। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आप क्या कहना चाहेंगी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा 2 बच्चियाँ थीं और हुज़ूर नबी करीम, वो दोनों रोज़े से थीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका रोज़ा नहीं है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशाद फरमाया, और जब उन दोनों लड़कियों को तय करवाई गई तो उसके अंदर से वो जो गोश्त के टुकड़े बरामद हुए, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने गीबत की थी। तो परवरदिगार आलम हम सबको महफूज रखे गीबत जैसी बुराई से, और गीबत का कफ़ारा ये है कि इस्तग़फ़ार की जाए उस शख्स के लिए, और दुनिया और जहान में उस शख्स की अच्छाई का ऐलान किया जाए। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपा तशरीफ़ लाने के लिए। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आज के टॉपिक पर इतनी अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू की, और हमने पूरी अपनी कोशिश की कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अदरवाइज़ भी आपको बता सकें कि गीबत कितना ही नापसंदीदा अमल है और इससे बचा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। एक तो ये बात हो गई कि आप जब जहान फ़ानी से कूच कर जाएंगे तब अल्लाह ताला आपके साथ क्या हिसाब किताब करेगा, लेकिन आप यकीन जानिए ये दुनिया जो है ना, ये यहाँ पर भी जो है ना वो अल्लाह ताला बख्शता नहीं है। आपकी बुराई किसी के लिए की गई, या आपने किसी के लिए खड्डे खोदे हों, या आपने किसी की लेग पुलिंग की हो, या आपने किसी की दिल आज़ारी की हो, जानबूझकर किसी का दिल दुखाया हो, चाहे ज़बान से या अमल से ही सही, वो आपका किया धरा घूम कर वापस आपकी तरफ ज़रूर आता है। अच्छा, ये तो बात हो गई बुरे चीज़ की कि बुराई की। आपने अगर अच्छा किया है किसी के लिए तो वो अच्छाई भी घूम फिर के आपके सामने ज़रूर आती है। दिस इज़ कॉल्ड कारमा। कारमा यही होता है, चाहे आप बुरा करें किसी के लिए या अच्छा करें, घूम फिर के आपके पास आता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अच्छा ही करें, क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तो वो घूम फिर के अच्छा ही आपकी सूरत में वापस आएगा। नेक नियति के साथ कीजिए, अच्छाई की तरफ राग़िब हो जाइए। और एक बार फिर जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि मेरा और आपका साथ 8 बजे तक का था, ये रमज़ान ट्रांसमिशन यहीं तक की थी। उसके बाद हम न्यूज़ ब्रेक में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाएंगे। जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, या जो पूरी दुनिया के हालात हैं, और जो स्पेशली मुसलमानों के ऊपर जो कड़ा वक्त आया हुआ है, हम सबको चाहिए कि उनके लिए हाथ उठाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें। दज्जाल के फितना से महफूज रखने के लिए माफ़ी मांगें अल्लाह से, और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा इस रहमतों बरकतों के महीने में माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। जो कड़ा वक्त हम सब पे इस वक्त आया हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है। मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूँ।
मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ और हम अपने प्लेटफॉर्म से जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जितनी बात कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे हम करें। ये था आज का प्रोग्राम। अब तक की गुफ्तगू, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे 1 बजे मेरी मुलाकात होगी 1 से 3। उसके बाद शेफ़ और हालात देखते हैं क्या चल रहे हैं, उसके मुताबिक ही ट्रांसमिशन जो है वो आपके तरफ लेकर आएंगे। वक्त ख़त्म हो जाता है इस प्रोग्राम का। मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ।